तो जो रिपोर्टर जेबी का इंटरव्यू ले रही थी, उन्होंने भी एचएस के इंटरव्यू पे जेबी के व्यूज मांगे। तो जेबी ने बताया कि भले ही दोनों एल्बम सेम दिन पे रिलीज हो रही थी, मगर जेबी इस बात को कंपटीशन नहीं मान रहे थे। तो इंटरव्यूअर ने पूछा कि क्या इस बात का कारण ये था कि क्या एचएस की स्किल्स कम थी या फिर उनका करियर अभी बहुत छोटा था। तो जेबी ने जवाब दिया कि कंपोजिंग भी एक तरह से बिजनेस ही है और एल्बम की रैंकिंग और रिवेन्यू कंपोजर का लेवल बताती है। मगर जेबी ये मानते हैं कि फंडामेंटल आइडेंटिटी आर्ट है और आर्ट कोई स्पोर्ट्स नहीं है। और जेबी भी कम्पीट करते हैं मगर सिर्फ अपने पास्ट सेल्फ से। मगर उन्होंने ये भी बताया कि अगर उनके सामने कोई चैलेंज आ रहा है तो वो उनसे हटने वाले तो नहीं है। मगर उन्हें ये लगता है कि रिटायरमेंट की कंडीशन रखना बहुत ज्यादा हार्श है और रिटायरमेंट जेबी के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है क्योंकि उनके पास रिटायर होने के लिए वेल्थ है, मगर ये केस एचएस के लिए नहीं है। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना वो रिटायरमेंट के बजाय एक डोनेशन को बेट पे रखें। तो जेबी के इस इंटरव्यू के आर्टिकल्स रिलीज हो गए थे। कुछ समय बाद साल भी चेंज हो गया था और जेबी और एचएस के एल्बम रिलीज हुए 1 महीना हो गया था और जेबी के इंटरव्यू के बाद सिचुएशन बढ़ती जा रही थी और एचएस का सॉन्ग चार्ट्स में ऊपर आता जा रहा था। और इस बात पे लोग भी रिएक्ट कर रहे थे और ये बता रहे थे क्योंकि जेबी का फैंडम बहुत ज्यादा सॉलिड है तो एचएस का फर्स्ट प्लेस पे आना बहुत मुश्किल भी है और डोनेशन की बेट 500 मिलियन है। और अगर जेबी चाहे तो वो ये डोनेशन दे सकते हैं, मगर एक रुकी के लिए ये डोनेशन करना बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे डायरेक्टर चोई और टीम 1 के लीडर आपस में बात कर रहे थे और डायरेक्टर चोई सार्केस्टिकली कह रहे थे कि अगर एचएस को वहाँ पे पैसे डोनेट करने पड़े तो उनके सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। और उन्होंने ये सिचुएशन तभी प्रिडिक्ट कर ली थी जब एचएस स्टार्टिंग में ट्रबल कोस कर रहे थे और अगर एचएस वहाँ पे हारते हैं तो एलएस एंटरटेनमेंट की रेपुटेशन और स्टेटस भी गिर जाएगा। तो टीम 1 के लीडर ने कहा कि ये सब चोरी करने से तो बहुत ज्यादा अच्छा ही था। और ये पॉइंट टीम 1 के लीडर ने उस बात पे कहा था जब टीम 2 का आया हुआ ऑफर खुद की टीम में ले लिया था। टीम 1 के लीडर ने कहा कि एचएस अभी भी यंग है और उनकी तरफ से वो इस सिचुएशन अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मगर डायरेक्टर पार्क तो एक्सपीरियंस्ड है। तो डायरेक्टर पार्क ने कहा कि उन्होंने ये सब कंपनी की बेटर पोजीशन के लिए किया था। तो टीम 1 के लीडर ने कहा कि दूसरी टीम पे अटैक करना किस तरह से कंपनी की अच्छी पोजीशन के लिए है और इस बात को सीधा सीधा थेफ्ट बोलते हैं। और अगर डायरेक्टर पार्क उनसे बात करें तो वो उनसे फॉर्मल स्पीच का इस्तेमाल करे। और ये बात क्या है कि टीम 1 के लीडर वहां से चले गए थे और यहाँ पे एलएस एंटरटेनमेंट के सीईओ और मैन कंपनी जो कि जापानीज मीडिया कंपनी है, उनके सीईओ आपस में बात कर रहे थे। और क्योंकि मैन कंपनी के सीईओ साकामोटो टाइची कोरिया आ गए थे तो उस वजह से एलएस एंटरटेनमेंट के एग्जीक्यूटिव्स की एक इमरजेंसी मीटिंग हो रही थी और साकामोटो टाइची वहां पे एचएस से मिलने आए थे और एचएस भी वहां पे आ गए थे। और साकामोटो टाइची के ट्रांसलेटर ने एचएस को ग्रीट किया और बताया कि वहां पे वो इनका इंतजार कर रहे थे। तो एचएस ने भी वहां पे साकामोटो टाइची को ग्रीट करा। फिर साकामोटो टाइची ने बताया कि भले ही ये बात थोड़ी वो जल्दी कर रहे थे, मगर वो एचएस के साथ एक कोलैबोरेशन करना चाहते थे और उन्होंने एचएस को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था और उनकी कंडीशंस भी बता दी थी। तो एचएस भी वहां पे कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे थे और वहां पे कंपनी के मेंबर्स भी एचएस का कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने का इंतजार कर रहे थे। और इसके बाद एचएस ने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया था और बताया कि वो इस चीज को पॉजिटिवली रिव्यू करेंगे। तो वहां पे बाकी लोग बात करने लगे कि एचएस को वहां पे इस ऑफर को वहीं पे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, बजाय कि एचएस ने बताया कि वो इस बात पे और सोचेंगे क्योंकि ये एचएस के लिए एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी होने वाली थी। तो साकामोटो टाइची ने बताया कि उन्हें चिंता थी क्योंकि एचएस एक रूकी कंपोजर थे, मगर वहां पे जब उन्होंने ये देखा कि वो बहुत ज्यादा काम और कंपोज थे तो बताया कि उन्हें ये देख के बहुत ज्यादा अच्छा लगा और बताया कि उनका एक इंटरव्यू शेड्यूल था तो वहां से चले गए थे। तो टीम 1 के लीडर ने एचएस से पूछा कि उन्होंने मैन रिकॉर्ड्स के सीईओ का ऑफर एक्सेप्ट क्यों नहीं करा था और बात ऐसी भी नहीं थी कि वो ऑफर में कुछ लूज कर रहे थे। तो डायरेक्टर किम ने भी बताया कि अगर वो कुछ आर्टिकल्स रिलीज करेंगे कि वो मैन रिकॉर्ड के साथ काम कर रहे हैं तो वो जेबी के अगेंस्ट भी जीत पाएंगे। तो एचएस ने बताया कि यही कारण था कि उन्होंने ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया था और बताया कि वो बिना इन ट्रिक्स के भी कंपटीशन को जीत सकते थे। तो टीम 1 के लीडर ने भी कहा कि एचएस कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे थे। तो एचएस ने बात क्लियर करते हुए बताया कि इसका मतलब ये नहीं था कि वो मैन रिकॉर्ड्स का ऑफर रिजेक्ट कर रहे थे और वो इस बारे में जैसे ही एल्बम का इशू रिजॉल्व होता है उसके बाद सोचेंगे। मगर उसके बाद भी रैंकिंग के चार्ट्स में कोई भी चेंज नहीं आया और उसके बाद जेबी की बेट का भी आखिरी दिन आ गया था। डायरेक्टर किम से भी उनके टीम मेंबर कह रहे थे कि वो कुछ ज्यादा ही टेंशन में लग रहे थे और अभी भी चार्ट्स में 2 बार अपडेट्स होने बाकी थे। तो डायरेक्टर किम ने एचएस को उनके पास बुलाया और उन्होंने मैन रिकॉर्ड से जो प्रपोजल आया था एचएस को दे दिया था। तो एचएस ने पूछा कि क्या वो इस पे बेट खत्म होने के बाद काम कर सकते थे। तो डायरेक्टर किम ने बताया कि बेट आज ही खत्म होने वाली थी तो ये अच्छा ही होगा कि अगर एचएस इस पे उससे पहले रिव्यू कर लें।
और डायरेक्टर किम ने ऐसा इसलिए किया था कि अगर एचएस वहां पे अपनी बेट हार भी जाए तो वो इस कोलैबोरेशन के बारे में आर्टिकल्स रिलीज करके सिचुएशन को थोड़ा ठीक कर सकते थे। तो एचएस भी वहां पे कोलैबोरेशन डिटेल्स पे रिव्यू कर रहे थे। टीम मेंबर ने बताया कि चार्ट अपडेट होने में सिर्फ 1 ही मिनट बचा था, तो डायरेक्टर किम ने चार्ट्स को चेक करने के लिए कहा और जब टीम मेंबर ने चार्ट्स देखे तो वो हैरान हो गए और जल्द से जल्द डायरेक्टर किम को उनके पास बुलाया। और यहाँ पे मैन रिकॉर्ड्स के सीईओ साकामोटो टाइची का इंटरव्यू चल रहा था और इंटरव्यू साकामोटो टाइची से उनकी कंपनी के बारे में बात कर रही थी। और इंटरव्यूअर ने साकामोटो टाइची से पूछा कि क्या उनके पास कोई अच्छा गाना सेलेक्ट करने का कोई पर्सनल क्राइटेरिया है। तो साकामोटो टाइची ने बताया कि अगर वो सच बोले तो करंट म्यूजिकल डिजिटल मार्केट के ऊपर उनके पास बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स हैं। तो इंटरव्यू ने उनकी कंप्लेंट्स के बारे में पूछा तो साकामोटो टाइची ने बताया कि फिलहाल का डिजिटल म्यूजिक मार्केट इस तरह से बनाया गया है कि जब भी एक गाना रिलीज होता है और वो हिट होता है तो उस गाने जैसे और भी दूसरे गाने और ज्यादा फ्लड कर दिए जाते हैं और डेली बेसिस पे भी बहुत ज्यादा काउंटलेस सॉन्ग रिलीज किए जा रहे हैं। और आज के टाइम के कंपोजर्स भी जो मनी मेकिंग फॉर्मूलाज है उसे लेके कुछ ज्यादा ही रिलेक्टेंट है और उसे छोड़ नहीं रहे हैं। और इस सिचुएशन को ब्रेक करने के लिए किसी को नए चैलेंजेस को टेक ऑन करना होगा और बजाय कि वो सिंपली मशीन्स पे रिलाई होके और कुछ कोड्स और मेलोडीज से गारंटी सक्सेस ले तो उसके बजाय उन्हें कुछ नए पाथ शुरू करने चाहिए। तो इंटरव्यू ने पूछा कि साकामोटो टाइची के अकॉर्डिंग ऐसे कौन से कंपोजर हैं जो इस रोल को टेक ऑन कर सकते हैं। तो साकामोटो टाइची ने वहां पे एचएस का नाम बताया और बताया कि वो कोरिया में एचएस से ही मिलने आए थे और उन्हें यही लगता है कि एचएस इस बात को शुरू करेंगे। तो साकामोटो टाइची की बात पे आर्टिकल्स रिलीज हो गए थे और इन आर्टिकल्स की वजह से एचएस का सॉन्ग नंबर 1 पे आ गया था। और क्योंकि वहां पे एचएस अपनी बैट जीत गए थे तो न्यूज आर्टिकल्स जेबी से कह रहे थे क्योंकि वो बैट हार गए थे तो वो अपना डोनेशन कब पे कर रहे थे। और यहाँ पे जेबी मीडिया स्टेटमेंट दे रहे थे और इंटरव्यूअर वहां पे पूछ रहे थे कि वो बैट हार गए थे तो उन्हें वहां पे कैसा लग रहा था। तो जेबी ने वहां पे रिजल्ट्स को एक्सेप्ट कर लिया था और जेबी ने भी सभी सॉन्ग्स को सुना था और उन्हें वो सॉन्ग्स बहुत ज्यादा अच्छे लगे थे और अगर उन्हें अपॉर्चुनिटी मिले तो वो फिर से ऐसी बैट को रखना चाहते थे। तो रिपोर्टर ने पूछा कि फैंडम्स पे बात हो रही थी कि मैन रिकॉर्ड्स के सीईओ की वजह से वहां पे रिजल्ट्स बदल गए थे, तो इस बारे में जेबी के क्या थॉट्स थे। तो जेबी ने इस क्वेश्चन पे एक छोटा रिप्लाई दिया और बताया कि किसी भी केस में रिजल्ट्स तो रिजल्ट ही हैं। और इसके बाद जेबी ने भी अपने डोनेशन को सबमिट कर दिया था और लोगों ने भी बैट के विन और लूज के बजाय उसके आउटकम पे ज्यादा फोकस करा, जिसकी वजह से जेबी ने भी उनके डोनेशन का अमाउंट जो कि था 500 मिलियन एक तरह से उनकी ब्रांडिंग के ऊपर इन्वेस्टमेंट समझा। मगर जेबी को भी पता था क्योंकि एचएस का गाना इतना ज्यादा स्ट्रीम हुआ था तो एचएस को भी इस बात से बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ होगा। और यहाँ पे एचएस इस बात पे थोड़ा डिसअपॉइंट थे कि भले ही वो बैट जीते थे मगर उन्होंने एक तरह से एक ट्रिक का इस्तेमाल करा था। मगर एक तरह से एचएस के लिए एंड में सब कुछ अच्छा ही हुआ था। और वहाँ पे जिनी भी थी और जिनी ने एचएस से कहा कि एचएस उन्हें बिल्कुल ही हॉस्पिटैलिटी ऑफर नहीं कर रहे थे। तो एचएस ने कहा कि जिनी को समझ देना चाहिए था कि वो वहाँ पे एक अनइनवाइटेड गेस्ट थी। तो जिनी ने कहा कि एचएस बिल्कुल वैसे ही थे और वो अभी भी स्मॉल टॉक नहीं कर सकते थे। फिर जिनी ने एचएस को एक बैग दे दिया था। तो एचएस ने पूछा कि ये क्या था। तो जिनी ने बताया क्योंकि एचएस हमेशा चाइल्डिश हुडी पहनते हैं। तो एचएस ने भी कहा क्योंकि एचएस अभी भी एक चाइल्ड ही है। तो डायरेक्टर किम ने भी कहा कि एचएस और जिनी हमेशा की तरह नॉर्मली बिकरिंग कर रहे थे। किम ने भी बताया कि एचएस को जिनी से इस बार तो थोड़ी रिस्पेक्टफुली बात करनी चाहिए क्योंकि जिनी ने जो अपने यूट्यूब चैनल पे एक हाई नोट कवर डाला था उस वजह से यूट्यूब पे एक हाई नोट चैलेंज शुरू हो गया था। तो एचएस ने भी कहा कि एक तरह से जिनी की पॉपुलैरिटी का कारण वही थे और क्या ये बात सही थी कि ये सब जिनी की वजह से ही हुआ था, क्योंकि अगर देखा जाता इस सब का कारण ये था कि वो सॉन्ग अच्छा था। और उसके बाद एचएस जिनी के गाने में गलतियां निकालने लगे और अलग अलग सेक्शंस में जिनी की मिस्टेक बताने लगी। तो जिनी ने भी एचएस से कहा कि देख के तो यही लग रहा था कि एचएस ने उनका गाना देखा था। एचएस ने बताया कि वो गाना ट्रेंडिंग पे था और फिर से जिनी को उनकी सिंगिंग्स के बारे में नोट्स देने लगी। फिर जिनी ने डायरेक्टर किम से कहा कि उन्हें भी एचएस के लिए कुछ गिफ्ट खरीदने चाहिए। तो डायरेक्टर किम ने कहा कि एचएस पहले से उनसे ज्यादा पैसे कमाते हैं और एचएस फिलहाल एक कॉर्पोरेशन है और एचएस को एलएस एंटरटेनमेंट ज्वाइन करे 1 साल हो गया था और 1 साल में एचएस ने बहुत सारे अचीवमेंट्स भी अचीव करी थी। और ये बात कहना बिल्कुल भी गलत नहीं था कि एचएस एक वॉकिंग कॉर्पोरेशन थे और एचएस की ही वजह से डायरेक्टर किम को कंपनी के लिए अगले एग्जीक्यूटिव की पोजीशन के लिए रिकॉग्नाइज करा जा रहा था। तो डायरेक्टर किम भी एचएस से कह रहे थे कि एचएस रिटायरमेंट के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें। तो एचएस ने डायरेक्टर किम से कहा कि वो थोड़े क्रीपी लग रहे थे। और यहाँ पे एचएस के घर पर एचएस के डैड ने एचएस के एल्बम की म्यूजिकल शीट ले ली थी और वो भी एचएस के सॉन्ग्स को टच करके समझ रहे थे। और वहाँ पे एचएस की सिस्टर भी आ गई थी और जब एचएस की सिस्टर रूम में आई तो
उन्होंने भी देखा कि एचएस के डैड ने एचएस की एल्बम को हाथ में ले रखा था और वो थोड़े इमोशनल हो रहे थे। और जहाँ पे एचएस और जेबी का कंपटीशन खत्म हुआ था तो उसके बाद एक और बड़ी न्यूज आ गई थी, और बड़ी न्यूज ये थी कि मैन रिकॉर्ड्स के सीईओ और एचएस एक कोलैबोरेशन कर रहे थे। और यहाँ पे एचएस और साकामोटो टाइची लंच कर रहे थे, जिसमें एचएस ने साकामोटो टाइची से पूछा कि उन्होंने उनसे एक कोलैबोरेशन का ऑफर क्यों करा था, और उन्होंने एचएस को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया था वो कुछ ज्यादा ही फेवरेटिज्म में था। तो साकामोटो टाइची ने इस बात पे थोड़ा सोचा और ये बात कही कि एक यंग पर्सन के बनाए हुए गाने ने उन्हें एक जवाब दे दिया था। और जिस दिन साकामोटो टाइची डबल बेस को फिक्स करने गए थे, उन्होंने सुना था कि एक यंग पर्सन ने उसको ठीक कर दिया था, और उसके बाद उन्होंने उनसे बिजनेस कार्ड भी एक्सचेंज करे थे। और उस मोमेंट के बाद साकामोटो टाइची को ऐसा लग रहा था कि जिस पर्सन ने उस बेस को ठीक करा था उनके पास वो पर्सन भी उन जैसे ही स्पेस से गुजरा था। और बताया कि साकामोटो टाइची के यूथ में कंपोजिशन ही सब कुछ था, और बताने लगे कि वो अपने नींद में भी कीबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते थे, और जैसे ही वो अपने आंखें खोलते थे वो एक गाने को प्रोड्यूस कर देते थे। और ऐसी लाइफ जीने के बाद वो जब भी दूसरों से मिलते थे वो पहचान सकते थे कि क्या उस पर्सन ने ऐसी लाइफ जी थी या नहीं। और साकामोटो टाइची ने एचएस से पूछा कि क्या उन्होंने भी ऐसी लाइफ जी थी, तो एचएस ने भी सोचा कि उन्होंने भी ऐसा टाइम एक्सपीरियंस करा था। और साकामोटो टाइची ने वहां पे एक बात बताई कि ये कोलैबोरेशन एचएस के लिए नहीं था, ये वो सिर्फ वो खुद के बेनिफिट के लिए कर रहे थे। और अगर इस इंडस्ट्री में कोई एचएस के पास एचएस के बेनिफिट के लिए एचएस से कोई डील करे तो साकामोटो ये उम्मीद करेंगे कि एचएस उस डील से दूर ही रहेंगे। तो एचएस भी साकामोटो टाइची की बात का मतलब समझ गए थे, और उसके बाद उन दोनों ने काम करना शुरू कर दिया था। तो एचएस और साकामोटो टाइची एलएस एंटरटेनमेंट में आ गए थे, और आने के बाद साकामोटो टाइची ने एचएस से पूछा कि उन्होंने एक गेम का ओएसटी बनाने का क्यों चूज करा। तो एचएस ने बताया कि ये ओएसटी एनिमल आइलैंड का 2nd सीजन का है, और चूज करने का कारण ये है कि उन्हें एक गेम पसंद है। और जैसे ही उन्हें ये प्रपोजल मिला तो उन्होंने इसके कुछ म्यूजिकल आइडिया के सैंपल्स भी बना लिए थे। तो इस बात पे कि एचएस ने इतनी जल्दी सैंपल्स भी बना लिए थे तो साकामोटो टाइची थोड़े सरप्राइज भी थे, मगर फिर उसके बाद उन दोनों ने सैंपल्स को ट्राई करना शुरू कर दिया था, और सैंपल्स के अलग अलग वेरिएशंस और कंपोजिंग करनी शुरू कर दी थी। जिस बीच साकामोटो टाइची ने भी अपने इंप्रूवमेंट्स करनी और गाने में चेंज करना और कंपोजिशन में ऐड करना शुरू कर दिया था, और कुछ देर कंपोजिंग करने के बाद प्रोसेस कंप्लीट हो गया था। एचएस भी बता रहे थे कि ये गाना किसी फाइनल बॉस थीम का लग रहा था। तो साकामोटो टाइची ने पूछा कि क्यों ना वो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को रिमूव कर दे, और एक आइडिया सजेस्ट करा कि क्यों ना वो इसे रिकॉर्ड करने के लिए एक ऑर्केस्ट्रा को हायर करें। तो ऑर्केस्ट्रा सुन के एचएस भी थोड़ा सरप्राइज थे। तो एचएस ने ऑर्केस्ट्रा को चूज करने का कारण पूछा। फिर साकामोटो टाइची ने बताया कि उन्होंने पहले से ही जापान के टॉप ऑर्केस्ट्रा को कोरिया में बुला लिया था, और वो ऑर्केस्ट्रा भी वहां पे आ गया था, तो उन्होंने वहां पे उन्हें बुला लिया था। तो एचएस भी देख रहे थे कि वहां पे कुछ ज्यादा ही अमेजिंग चीजें हो रही थी, और क्या एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट के ऑफिस में इसी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे थे। और यहाँ एलएस एंटरटेनमेंट के एंट्रेंस पे जहाँ पे डायरेक्टर पार्क जा रहे थे वो देख रहे थे कि कंपनी के बाहर वहाँ पे भीड़ लगी हुई थी। तो वहाँ पे उनके साथ जो पर्सन थे उन्होंने बताया कि एचएस का एक नया फैन क्लब बना था, और ये सब एचएस के फैन क्लब के ही होंगे, और बताया कि वहाँ पे कुछ ज्यादा ही भीड़ थी, मगर ये बात इतनी अनकॉमन नहीं थी कि फैंस कंपनी की बिल्डिंग के बाहर आगे भीड़ करें। और डायरेक्टर पार्क को लंच के लिए बुलाया, मगर इस बात पे डायरेक्टर पार्क भी थोड़ा गुस्से में थे, तो उन्होंने डायरेक्टर किम के पास कॉल कर दिया था। और डायरेक्टर पार्क ने डायरेक्टर किम से पूछा कि क्या उन्होंने उनका भेजा हुआ टेक्स्ट भेज लिया था। तो डायरेक्टर किम ने जब वहाँ पे टेक्स्ट देखा तो डायरेक्टर पार्क ने वहाँ पे एचएस के फैंस की फोटो भेजी थी। तो डायरेक्टर पार्क डायरेक्टर किम पे चिल्लाने लगे और बताने लगे कि एचएस की वजह से कंपनी में बहुत ज्यादा भीड़ हो रही थी, जिसकी वजह से वो खाना भी नहीं खा पा रहे थे। डायरेक्टर किम भी समझ गए थे कि डायरेक्टर पार्क वहाँ पे बिना किसी बात के फिर से एक हंगामा कर रहे थे। तो उन्होंने सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए डायरेक्टर पार्क से माफी मांगी और बताया कि वो जल्द से जल्द सिचुएशन को कंट्रोल करेंगे। तो डायरेक्टर पार्क ने कहा कि वो यही चाहते थे कि वो सिचुएशन को उसी वक्त रिजोल्व करें, और कहा कि क्यों ना वो बाहर जाके क्यों ना थोड़ी फैन सर्विस करें, जिसकी वजह से फैंस भी सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो डायरेक्टर किम भी ये समझ गए थे कि डायरेक्टर पार्क वहाँ पे एचएस की आइडेंटिटी को रिवील करना चाहते थे, और वहाँ पे एचएस ने भी ये बातें सुन ली थी, और उन्होंने बताया कि डायरेक्टर पार्क गलत नहीं थे, और कहा कि वो वहाँ पे चले जाएंगे जिसकी वजह से सभी लोग जीत जाएं। और ये है मिसो, जो कि एक ऑफिस वर्कर है, और इनकी लाइफ में सिर्फ एक ही खुशी है, जो कि है काम के बाद आराम से चिल करते हुए ड्रिंक करना। और उनकी इस लाइफ में थोड़ी एक्साइटमेंट एचएस की वजह से आई थी, और वो भी एलएस एंटरटेनमेंट के बाहर एचएस का इंतजार कर रही थी। और मिसो ने ही एचएस का फैन क्लब बनाया था, और मिसो भी फाइनली एचएस से मिलने के लिए बहुत ज्यादा खुश थी। और वहाँ पे भी एक पर्सन आ रहे थे, और फैंस भी वहाँ पे एक्साइटेड होते जा रहे थे, मगर फैंस की एक्साइटमेंट बहुत जल्द चेंज हो गई, क्योंकि वहाँ पे वो पर्सन हेलमेट पहन के आए थे।
और फैंस भी सोच रहे थे कि क्या ये पर्सन एक डिलीवरी ड्राइवर थे, मगर मीसो ने उन्हें पहचान लिया था और एक्साइटेड होते चिल्लाने लगी कि वो एचएस ही थे। फिर वहाँ पे अनाउंसमेंट हुई कि वहाँ पे एचएस के साथ एक फैन मीटिंग शुरू होने वाली थी और सभी लोगों को लाइन फॉर्म करने के लिए कहा। तो वहाँ पे फैंस ने भी लाइन लगा दी थी और वो एचएस को लेकर चिल्ला रहे थे और बता रहे थे कि वो एचएस के लिए गिफ्ट लेके आए थे। एचएस भी सभी लोगों को मिल रहे थे और एचएस ने वहाँ पे सभी आए हुए लोगों को आने के लिए थैंक यू कहा और बताया कि अगर वो उनके वर्क स्पेस पे आएंगे तो वो अपने काम से डिस्ट्रैक्ट होंगे, मगर क्योंकि वो सभी लोग वहाँ आ ही गए थे तो वो सबके साथ एक फोटो लेंगे, मगर वो ये चाहते थे कि वो घर जाके उनकी फैमिली के साथ उनके गाने सुने। तो क्योंकि फैंस भी एक्साइटेड थे तो उन्होंने एचएस की बात मान ली थी। तो एचएस भी एक एक करके सभी फैंस को ऑटोग्राफ दे रहे थे और सभी के साथ फोटो ले रहे थे और फैंस की अजीब अजीब रिक्वेस्ट को मना कर रहे थे। और अब फाइनली लास्ट फैन की बारी आ गई थी तो एचएस ने उनसे उनका फोन मांगा ताकि वो उनकी फोटो ले सकें और ये फैन मीसो थी और मीसो ने एचएस से पूछा कि क्या वो उनका चेहरा उन्हें दिखा सकती थी और बताया कि अगर वो उनका चेहरा नहीं दिखाएंगे तो वो वहां से नहीं जाएंगे। तो एचएस ने इस बात को थोड़ा सोचा और सभी लोगों को रुकने के लिए कहा और एचएस ने वहां पे अपना चेहरा बिल्कुल थोड़े मोमेंट के लिए ही दिखाया और यहाँ एचएस के फैंस की इम्प्रोम्प्टू फैन मीटिंग खत्म हो गई थी और ये मीटिंग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल भी थी और एचएस का फेस रिवील भी हो गया था और एचएस की फोटो भी इंटरनेट पे सर्कुलेट होने लग गई थी और एचएस भी वहां पे आ गए थे। और जब एचएस वापस कंपोजिंग रूम में आए तो उन्होंने पूछा कि यहाँ पे सभी ऑर्केस्ट्रा के मेंबर मरे हुए क्यों दिख रहे थे। तो डायरेक्टर किम ने बताया कि इस बात का कारण ये था कि एचएस ने इन सभी लोगों से बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा काम कराया था, मगर एचएस ने ये बात इग्नोर करी और साकामोटो टाइची से पूछा कि क्या उन्होंने रिकॉर्डेड सॉन्ग सुन लिया था। तो साकामोटो टाइची ने बताया कि सॉन्ग उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगा था और सॉन्ग और गेम की थीम के बारे में बताने लगे और एनिमल आइलैंड 2 के ओएसटी की थीम एचएस ने 4 सीजन्स में डिवाइड करी थी, जिसमें स्प्रिंग में वार्म लाइट थी जिसमें सभी स्टूडेंट्स अपना नया सेमेस्टर शुरू कर रहे थे और उसमें थोड़ा लाफ्टर था और जिसके साथ साथ फ्लावर की सेंट थी। फिर उसके बाद समर की शुरुआत होती है जिसमें इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करके एक ऐसा फाउंटेन बनाया जाता है जो कि सूरज की गर्मी को सबसे ले लेता है और ऑटम में इंस्ट्रूमेंट्स फॉलिंग लीव्स को इवोक करते हैं और विंटर में आता है एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्नो स्टॉर्म और ये सब इंड्योर करने के बाद स्प्रिंग दोबारा शुरू होती है। और सॉन्ग का मैसेज है वी इंड्योर द टाइम ऑफ साइलेंस होल्डिंग द होप। और डायरेक्टर किम भी ये सॉन्ग सुन रहे थे और बता रहे थे कि ये सॉन्ग बहुत ज्यादा इंसेन था और कह रहे थे कि एचएस लगातार इतने क्वालिटी गाने कैसे कंपोज कर रहे थे। और उन्होंने एचएस से पूछा कि क्या उन्होंने इस गाने का टाइटल सोच लिया था। तो एचएस ने बताया कि इस गाने का टाइटल है फ्यूटिलिटी, का मतलब होता है पॉइंटलेसनेस और या फिर यूजलेसनेस। मैंने गूगल करा, मुझे नहीं पता क्या मीनिंग एग्जैक्टली, मतलब पता हो तो कमेंट कर देना, थैंक्स। तो फिर डायरेक्टर किम ने एचएस से इस नाम का मतलब पूछा और खुद एक बार सॉन्ग सुन के ट्राई करा और जब डायरेक्टर किम ने भी गाना सुन लिया था तो वो भी समझ गए थे ये टाइटल बहुत अच्छा था। और कुछ दिन बाद साकामोटो टाइची वापस जापान चले गए थे और जापान में जाने के बाद उन्होंने एचएस का गाना लोकलाइज्ड कर दिया था और वो गाना जापान के भी टॉप 100 चार्ट्स में आ गया था और कई जापानीज एडवर्टाइजमेंट कंपनीज भी एचएस को इस गाने को इस्तेमाल करने के लिए कॉन्टेक्ट कर रही थी। और यहाँ एचएस की सिस्टर और उनके फ्रेंड्स भी ये बातें कर रहे थे कि एचएस का गाना बहुत ज्यादा अच्छा था और एचएस की सिस्टर भी इन्हें बात करते हुए सुन रही थी और उन्होंने एचएस की सिस्टर से पूछा कि क्या उन्होंने कंपोजर एचएस का मोन्टाज देखा था और उसके साथ साथ एचएस का फेस रिवील भी। तो एचएस की सिस्टर ने बताया कि उन एडिट्स में एचएस को कुछ ज्यादा ही ओवर एक्सैगरेट कर रखा है और जहां एक तरफ उनके फ्रेंड से बात कर रही थी कि एचएस बहुत ज्यादा हैंडसम थे तो वहां एचएस की सिस्टर सोच रही थी कि वो रियल लाइफ में ऐसे बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। और तभी उनके पास एचएस का मैसेज आ गया था और एचएस अपनी सिस्टर को बता रहे थे कि वो घर पे कुछ सामान भूल गए थे और क्या उनकी सिस्टर उनके पास वो कंपनी में लेके आ सकती थी। तो इस बात पे उनके सिस्टर थोड़ा गुस्सा हो गए और कहने लगी वो उनकी नौकर नहीं है। तो एचएस का अगला मैसेज आया कि वो इस बात पे उन्हें 500,000 वोन देंगे। तो एचएस की सिस्टर ने इस बात को करने के लिए मान लिया था और वो एचएस का सामान लेके एलएस एंटरटेनमेंट के सामने आ गई थी और वो एलएस एंटरटेनमेंट की बिल्डिंग देख के हैरान थी और बिल्डिंग के साथ साथ उसके अंदर का इंटीरियर भी और कंपनी के एक स्टाफ मेंबर उनके सिस्टर को एचएस के पास लेके जा रहे थे। और जब वो एलिवेटर में एंटर कर रही थी तो वहां पे रिन भी थी और रिन ने गलती से एचएस की सिस्टर को देख के एचएस बोल दिया था। तो इस बात पे एचएस की सिस्टर थोड़ा कंफ्यूज थी तो रिन ने कहा कि वो एचएस नहीं थे और उन्होंने वापस अपने ग्लासेस पहन लिए थे और उसके बाद वहां पे एचएस भी आ गए थे। और वहां पे आने के बाद एचएस की सिस्टर ने एचएस को ब्रदर कहा और रिन ने कंपोजर। तो रिन भी इस बात पे हैरान थी कि वो उनकी सिस्टर थी। तो एचएस ने रिन को अपनी सिस्टर से इंट्रोड्यूस कराया तो रिन ने भी बताया कि उन्हें देखने में तो ऐसा लग ही रहा था कि वो थोड़ी सिमिलर लग रही थी। तो रिन बताने लगी कि उन्होंने उनकी सिस्टर के बारे में बहुत सुना है और कंपोजर उनकी सिस्टर के बारे में बहुत बात भी करते हैं। तो एचएस ने भी पूछा कि उन्होंने ऐसा कब किया था और उनकी सिस्टर भी इस बात पे पूरी डाउटफुल थी और रिन भी समझ गई थी कि ये दोनों असलियत में सिबलिंग्स ही थे।
तो रिन भी बताने लगी कि एचएस हमेशा चिंता में रहते हैं कि उनकी सिस्टर एक सेलिब्रिटी बन जाएंगी, और रिन उनकी सिस्टर की और ज्यादा तारीफ करती जा रही थी। तो एचएस ने उन्हें बीच में रोक लिया था और इन सब बातों के बाद रिन वहां से चली गई थी। और रिन के जाने के बाद एचएस ने उनकी सिस्टर से पूछा कि क्या वो बैग ले आई थी। तो एचएस की सिस्टर ने उन्हें वो बैग दे दिया था और एचएस ने भी देखा कि उनकी सिस्टर वहां पे थोड़ी हेसिडेंट थी। तो एचएस ने उनसे पूछा कि क्या वो उनसे कुछ कहना चाहती थी और पूछा कि क्या वो वहां पे उनसे अलाउंस को लेकर प्रोटेस्ट करने आई थी। तो एचएस की सिस्टर ने बताया कि उनके डैड बहुत ज्यादा मूव्ड थे और बताया कि उन्होंने भी एल्बम को सुना था और एल्बम इतनी भी बुरी नहीं थी, और एचएस के डैड को कभी भी म्यूजिक में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, और अगर उन्हें होता भी तो वो उन्हें समझ नहीं सकते थे, और इसीलिए वो एचएस की सिस्टर से गाना समझने के लिए कहते हैं। और एचएस की सिस्टर भी सोच रही थी कि ऐसा कौन सा गाना था, और इसीलिए एचएस की सिस्टर भी थोड़ा इंटरेस्टेड थी और उन्होंने एक एक लिरिक्स 1 बाय 1 करके अपने डैड को समझाया था और पूरे सॉन्ग का मतलब भी उन्हें बताया था। और यहाँ पे डायरेक्टर किम एक पर्सन से बात कर रहे थे, और ये पर्सन न्यू एंटरटेनमेंट कंपनी के डायरेक्टर थे जो कि पहले एलिस एंटरटेनमेंट में काम करते थे, और इनका नाम था डायरेक्टर वू। और डायरेक्टर वू एक तरह से डायरेक्टर किम को ये बता रहे थे कि उनकी कंपनी एलिस एंटरटेनमेंट इतनी अच्छी नहीं थी, और भले ही डायरेक्टर किम ने जितने भी स्टार बनाए थे मगर फिर भी डायरेक्टर किम की सैलरी बहुत कम थी। तो डायरेक्टर किम ने भी बताया कि जो भी स्टार बने थे वो अपने टैलेंट पे बने थे, और इस बात पे डायरेक्टर किम बिल्कुल भी ज्यादा नाराज नहीं थे, और डायरेक्टर वू से डायरेक्टली पूछा कि वो क्या कहना चाहते थे। और डायरेक्टर वू जब एलिस एंटरटेनमेंट में थे तो वो डायरेक्टर किम के कलीग भी थे। तो डायरेक्टर वू ने डायरेक्टर किम से कहा कि वो ये चाहते थे कि वो उनकी कंपनी में आ जाए, और बताया कि उनकी कंपनी अभी छोटी थी मगर उनकी कंपनी की ग्रोथ इतनी भी बुरी नहीं थी और प्रॉफिट भी बहुत अच्छा था। और डायरेक्टर वू ने कॉन्ट्रैक्ट आगे करते हुए डायरेक्टर किम को बताया कि वो परफॉर्मेंस पे फोकस करते हैं, और अगर वो उनकी कंपनी में आएंगे तो वो उनके ट्रैक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग उन्हें कंपनसेट करेंगे। इस बात का जवाब देते हुए डायरेक्टर किम ने बताया कि वैसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी है, और जैसा डायरेक्टर वू ने बताया डायरेक्टर किम उनमें से एक थे। तो डायरेक्टर किम ने डायरेक्टर वू से पूछा कि उनके पास उन्हें ये ऑफर देने का कोई और कारण तो होगा ही, और उनसे पूछा कि क्या इस जॉब ऑफर की कंडीशन में कि क्या कुछ एचएस रिलेटेड है, मगर इस बात का डायरेक्टर वू ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। तो डायरेक्टर किम वहां से जाने लगे और बताया कि वो इस ऑफर के बारे में सोचेंगे। तो डायरेक्टर वू ने पूछा कि क्या उनके लिए टीम लीडर से इंटरनल डायरेक्टर का प्रमोशन काफी नहीं था। तो डायरेक्टर किम ने बताया कि बात काफी होने की नहीं थी, और एचएस एलिस एंटरटेनमेंट के एक कॉन्ट्रैक्टेड कंपोजर है, और जैसे ही डायरेक्टर किम एलिस एंटरटेनमेंट को लीव करेंगे तो उनका कनेक्शन वहां पे एचएस से खत्म हो जाएगा। तो डायरेक्टर किम से कहने लगे कि वो इस बात पे और ज्यादा सोचें, और बताने लगे कि एचएस अभी भी एक किड ही थे, और डायरेक्टर किम उन्हें समझा के फसला के उन्हें उनकी कंपनी में बुला सकते थे। तो डायरेक्टर किम ने कहा कि उनकी बात का कम से कम मतलब तो बनाए, और उन्हें भी पता था कि इंडस्ट्री कितनी छोटी थी, और अगर एचएस एलिस एंटरटेनमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करते हैं तो एचएस के लिए भी आगे बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। तो डायरेक्टर वो ने डायरेक्टर किम से एक पर्सनल बात कही और उनसे पूछा कि फिलहाल उनकी मदर कैसी थी। तो इस बात पर डायरेक्टर किम थोड़ा पोज हो गए। तो डायरेक्टर वू ने कहा कि अगर डायरेक्टर किम कंपनी ट्रांसफर करेंगे तो उनकी पोजीशन डिवीजन हेड की होगी, जिसकी वजह से उनकी सैलरी भी बढ़ जाएगी। तो इस बात पर डायरेक्टर किम थोड़ा गुस्सा हो गए और वहां से जाते हुए कहे कि वो उनके पास बाद में कॉन्टेक्ट करेंगे। और यहाँ पे डायरेक्टर चोई जो कि टीम 1 के लीडर थे लंच कर रहे थे, और वहां पे एचएस भी आ गए थे, और एचएस ने भी कहा कि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि वो एक छोटे रेस्टोरेंट में आके सूप पियेंगे। तो डायरेक्टर चोई ने बताया कि उन्होंने कंपनी में यही सुना था कि कंपनी के पास का सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट है, और उन्होंने एचएस से पूछा कि क्या वो वहां पे अकेले आए थे। तो एचएस ने बताया कि वो अपने यंगर सिबलिंग का इंतजार कर रहे थे ताकि वो उनके साथ खाना खा सके, मगर उनके पहले से उनके फ्रेंड के साथ लंच के प्लान थे। तो डायरेक्टर चोई ने उनके यंगर सिबलिंग के बारे में पूछा और पूछा कि क्या वो अभी भी एक स्टूडेंट थी। तो एचएस ने बताया कि वो कॉलेज की फर्स्ट ईयर स्टूडेंट थी। फिर एचएस ने डायरेक्टर चोई से पूछा कि क्या डायरेक्टर किम थोड़े बिजी थे। तो डायरेक्टर चोई ने बताया कि फिलहाल डायरेक्टर किम के लिए एक बिजी टाइम चल रहा था। तो एचएस ने इस बात का मतलब पूछा। तो डायरेक्टर चोई ने बताया कि वो डायरेक्टर किम को ज्यादा मुश्किल ना दे क्योंकि वो पहले से ही बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थे। जहां एचएस डायरेक्टर चोई से इस बात का मतलब पूछ रहे थे तो डायरेक्टर चोई ने बात रोकते हुए एचएस को कहा कि वो उनका अच्छा ध्यान रखें। तो इस बात पे एचएस थोड़ा कंफ्यूज हुए और बताया कि डायरेक्टर किम पहले से ही अपना अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं, और एनिमल आइलैंड का प्रोजेक्ट कभी भी चल रहा था, और जहां मेन ओएसटी साकामोटो टाइची के साथ खत्म हो गया था, मगर एचएस को अभी भी 14 और अदर ट्रैक्स जो अलग अलग थीम में थे वो बनाने थे। और क्योंकि शायद एचएस ने ये गेम पहले खेला था तो वो इस प्रोजेक्ट को लेकर थोड़े एक्साइटेड थे, और उन्हें अलग अलग थीम को विजुअलाइज करने में और उन्हें म्यूजिक आइडियाज में कन्वर्ट करने में भी बहुत
ज्यादा मजे आ रहे थे। और फिर उसके बाद एचएस ने ओएसटी पे काम करना शुरू कर दिया था। फिर एचएस डायरेक्टर किम को ढूंढ रहे थे। फिर एक कंपनी मेंबर ने उन्हें बताया कि वो आज पहले ही चले गए थे। तो एचएस ने बताया कि अभी तक सिर्फ 2 ही बजे थे। तो कंपनी मेंबर ने बताया कि डायरेक्टर किम ने आज हाफ डे लिया था और बताया था कि उन्हें कुछ बिजनेस अटेंड करना था। तो एचएस ने पूछा कि वो किस बिजनेस की बात कर रही थी। तो कंपनी मेंबर ने बताया कि डायरेक्टर किम अपनी पर्सनल बातें दूसरे मेंबर से ज्यादा नहीं करते हैं। तो वहाँ पे डायरेक्टर चोई भी आ गए थे। तो कंपनी मेंबर ने पोलाइटली उनसे पूछा कि वहाँ पे उनके आने का क्या कारण था। तो डायरेक्टर चोई ने बताया कि वो उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स डिलीवर करने आए थे और उन्हें इस फ्लोर पे भी कुछ बिजनेस था। तो डायरेक्टर चोई ने बताया कि वो डायरेक्टर किम को कुछ डॉक्यूमेंट्स देने आए थे। तो कंपनी मेंबर ने उन्हें बताया कि उन्होंने आज हाफ डे लिया था। तो डायरेक्टर चोई ने बातों में कहा कि डायरेक्टर किम को कुछ घर पे काम होगा। तो एचएस ने डायरेक्टर किम से इस बात का मतलब पूछा। तो डायरेक्टर चोई ने भी एचएस से पूछा कि क्या वो भी वहाँ पे डायरेक्टर किम से मिलने आए थे। तो एचएस ने डायरेक्टर चोई से पूछा कि वो उनसे पहले भी किस बारे में कुछ बात कर रहे थे। तो उन्होंने डायरेक्टर चोई से पूछा कि क्या डायरेक्टर किम के साथ कुछ चल रहा था। तो डायरेक्टर चोई ने डायरेक्टर किम के बारे में बताया कि वैसे तो वो इस चीज को नहीं दिखाते हैं। और उन्होंने बताया कि डायरेक्टर किम की मदर बहुत ज्यादा सिक है जो उनके साथ अकेली ही रहती हैं। और यहाँ पे एक फ्लैशबैक शुरू होता है जहाँ पे डायरेक्टर किम एचएस के घर पे उनके फर्नीचर सेट करा रहे थे। तो एचएस ने डायरेक्टर किम से इतना बड़ा सोफा लेने का कारण पूछा। तो इस बात पे डायरेक्टर किम ने एक सोफे को लेके बहुत बड़ा भाषण दे दिया। तो एचएस ने भी कहा कि वो कुछ ज्यादा इम्प्रैक्टिकल बातें कर रहे थे। तो डायरेक्टर किम ने एचएस से कहा कि उन्हें अपने पेरेंट्स के लिए जितना हो सके उतना घर कंफर्टेबल बनाना चाहिए। और एचएस भी यहाँ पे उनके और डायरेक्टर किम के बीच में हुए इस इंटरेक्शन को याद कर रहे थे और कह रहे थे कि डायरेक्टर किम को भी अपना अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। और कहा कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो उनकी जगह उनका अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे डायरेक्टर किम एक हॉस्पिटल में आए हुए थे और डॉक्टर डायरेक्टर किम को बता रहे थे कि उनकी मदर को सर्जरी की जरूरत थी और वो उनसे सर्जरी की डेट पूछ रहे थे। तो डायरेक्टर किम ने डॉक्टर से पूछा कि सर्जरी की कॉस्ट क्या होगी। तो डॉक्टर ने बताया उतनी ही जितनी पहली सर्जरी की कॉस्ट थी। डायरेक्टर किम को भी पता था कि सर्जरी की ये कॉस्ट इंश्योरेंस से तो कवर नहीं होगी और सर्जरी की कॉस्ट अराउंड 20 मिलियन वॉन होने वाली थी। और डायरेक्टर किम ने भी एक्सपेक्ट करा था और उन्हें भी पता था कि जब उनकी मदर का कैंसर ट्रीटमेंट शुरू हुआ था तो मिलियंस ऑफ वॉन्स तो ऐसे ही खर्च हो जाने थे। और उन्होंने ये भी सुना था कि एलएस एंटरटेनमेंट उनके प्रमोशन को रिव्यू कर रही थी। और डायरेक्टर किम को भी पता था कि सिचुएशन अभी टफ थी तो उन्होंने डिसाइड करा था कि वो इस सिचुएशन में थोड़ा और होल्ड ऑन करेंगे। और उन्होंने हॉस्पिटल रूम में आने के बाद अपनी मदर को ग्रीट करा और उन्होंने उनकी मदर से उनकी हेल्थ के बारे में पूछा। और इसी बीच डायरेक्टर किम को उनके लैंडलॉर्ड का मैसेज आ गया था और मैसेज में ये लिखा था कि वो उनका रेंट 5% से बढ़ा रहे थे। जहाँ एक तरफ डायरेक्टर किम की मदर की कंडीशन में बिल्कुल भी इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई दे रही थी तो डायरेक्टर किम को भी नहीं पता था कि वो कब तक हॉस्पिटल के बिल को पे कर पाएंगे। और जब उन्होंने ये सुना कि 5% रेंट बढ़ रहा था तो वो और ज्यादा टेंशन में आ गए थे। और जब डायरेक्टर किम वहां पे अपनी मदर का बिल पे कर रहे थे तो उन्होंने हॉस्पिटल स्टाफ को बताया कि वो पहले हॉस्पिटलाइजेशन और कीमोथेरेपी की फीस पहले देना चाहते थे और सर्जरी की फीस बाद में। तो हॉस्पिटल स्टाफ ने बताया कि उनकी मदर के बिल भर दिए गए थे। तो इस बात पे डायरेक्टर किम थोड़ा हैरान थे। तो हॉस्पिटल स्टाफ ने बताया कि कोई वहां पे पहले आया था और उन्होंने फीस पे कर दी थी। तो डायरेक्टर किम ने उनसे पूछा कि केयर टेकर तो वो थे तो बिल की पेमेंट किसने करी थी। तो हॉस्पिटल स्टाफ ने भी बताया कि उन्होंने भी उन्हें पहले नहीं देखा था और बताया कि बिल भरने के लिए एक यंग मैन आए थे और वो बहुत ज्यादा हैंडसम भी थे और उनके रिमार्क्स भी थोड़े विटी थे और इसीलिए उन्हें वो याद थे। और उन्होंने डायरेक्टर किम से पूछा कि क्या उन्हें उनके बारे में नहीं पता था और बताया कि उन्होंने अपने आप को डैडी लॉन्ग लेग्स कहा था। चैप्टर खत्म। सस्ता रिव्यू शुरू हो रहा है फिर से। अब लास्ट वीडियो कैसे रही बताओ। वो बनाया था मैंने 1 आवर की वीडियो, मैजिकल कुछ नाम था, मैं भूल गया, कुछ तो नाम अजीब रखा था मैंने वहाँ पे, बट वो भी रखा था यस मैजिकल शॉपकीपर, यस दूसरे डायमेंशन में बनाया था। इट वाज नाइस। नहीं देखी जाके देखो। तो जैसा प्रॉमिस किया था 1 महीने पहले किया रहा था, सॉरी उसके लिए, माफी क्षमा। वीडियो लेट आई है मुझे, लेकिन कंटिन्यू करूंगा मैं जितना हो सके। वीडियो अपलोड्स होगी 1 आवर की रहेगी ये मुझे पता है। पहले 2 चैप्टर है, अब 5 आ रहे हैं तो 20 चैप्टर हो गए तो इसकी कंपाइलेशन आएगी, फ्री की वीडियो डलेगी, एक बिना एफर्ट की वीडियो डलेगी, यस। मगर उसके बाद 10 चैप्टर हम आगे बढ़ाएंगे कुछ टाइम में। 10 चैप्टर की कंपाइलेशन एक अपलोड होगी विच इज देखने में मजा आएगा क्योंकि 1 आवर है तो कंटिन्यूसली नहीं होगा। तुम्हें भी बीच में और कोई सीरीज वगैरह तुम्हें चाहिए तो कमेंट करके बताओ कौन सी देखनी है, यस। और लास्ट में भाई यार जब मैं ट्रांसलेशन कर रहा था ना, ट्रांसलेशन सॉरी, लास्ट में तो जब एचएस तो बिल हमें पता है, सभी को पता है कि एचएस नहीं भरा है मदर का, वेरी गुड पर्सन ही इज। और डायरेक्टर किम इज आल्सो अ गुड फेलो भाई, मेकिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट विद हिज मदर आल्सो एंड पेइंग द बिल्स। एंड मेजर मुझे अच्छी बात ये लगी कि वहां पे ऑफर एक्सेप्ट नहीं करा, वहां पे डायरेक्टर वो आए थे बनते हो खरीदने। डायरेक्टर किम ने मुंह पे बनाया भाई आई डोंट लाइक, तेरी बात सीधा बोल दिया कि उनके मुंह पे भाई तुम्हारी इतने सेंस आ रही है, बाय बाय, यस। तो वहां पे स्ट्रेटजी
अच्छी थी कि 2 बंदों का खाना बुला लिया, 2 बंदों को खाना रखा था, बिना बिल दिए वहां से चले गए थे, तो उसका बिल डायरेक्टर को देना पड़ेगा। इट वाज अ सैड पन, नॉट ए पन, इट वाज सिली जोक। हाँ, मेंबरशिप भी शुरू हो चुकी है, ले वीडियो थोड़ी जल्दी मिल जाएगी, बस ये 1-2 दिन पहले वीडियो लेट अपलोड, वैसे लेट अपलोड, वैसे मैं क्या बोल रहा हूँ यार, वर्ड नहीं निकल रहे मुंह से। ये मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, रिकॉर्डिंग आती है 1 घंटे की, मेरी गलतियां ऐसी, एक वर्ड नहीं बोला जाता, मैं 3 मिनट तक हब 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 करता रहूंगा। एचएस नहीं बोला जा रहा मुझसे यार, पता नहीं क्या चल रहा है। तो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ 1 घंटे की, कट लगने के बाद 20 मिनट की हो रही है, वो 40 मिनट की गलतियां भरी है उसमें। एआई का इस्तेमाल नहीं करता मैं, बिकॉज आई डोंट लाइक, और लिखने में थोड़ा आलसी हूँ, और ऐसे करने में मजे आते हैं। मैं सही बता रहा हूँ, मजे आते हैं। यस, तो वीडियो कैसे लगी कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, व्हाटएवर, मजे करो यार, क्यों वीडियो देख रहे हो यहाँ पे, गो प्ले आउटसाइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब बाय।